Assalamu alaikum students and welcome to the free online classes of economics. In the continuation of our topic elasticity of demand, आज हम different methods जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम तलब की लचक को मय्यर कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास जो कानून तलब है इट स्टेट एज क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस। ठीक है कि अगर कीमत में इजाफा होता है तो तलब में कमी हो जाती है और अगर कीमत में कमी होती है तो मिकदार तलब में इजाफा हो जाता है। दैट इज़ द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड के बाद हमने जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की तो हमने देखा कि इलास्टिसिटी जो है दैट इज़ बेसिकली द रिस्पॉन्स, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स। किस चीज़ का रिस्पॉन्स? द रिस्पॉन्स इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यानी कीमत में जब तब्दीली आती है तो कीमत में तब्दीली से तलब में कितनी तब्दीली आती है। अगर कीमत में तब्दीली से तलब में ज़्यादा तब्दीली आए तो तलब की लचक ज़्यादा लचकदार होगी, यानी हम कहेंगे कि तलब जो है वो ज़्यादा लचकदार है। ठीक है, तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमने देखा कि इलास्टिसिटी जो है ये तीन तरह की हो सकती है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से ज़्यादा हो सकती है कब? जब कीमत में आने वाली तब्दीली कम हो, यानी चेंज इन प्राइस जो है वो कम हो, जबकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मिकदार तलब में जो तब्दीली है वो ज़्यादा है। यानी जब तलब में ज़्यादा तब्दीली या तलब ज़्यादा रद्द अमल शो करता है कीमत में तब्दीली से, तो इस सूरत में जो तलब की जो लचक है वो इकाई से ज़्यादा होगी। सेकेंडली हमने कहा कि तलब की लचक इकाई से कम हो सकती है। कब कम होगी? जब कीमत में आने वाली तब्दीली ज़्यादा होगी, जबकि जो तलब में रद्द अमल आ रहा है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर वो कम है, यानी कीमत डबल हो गई है लेकिन जो मिकदार तलब है वो डबल से हाफ कम हुई है। ठीक है, तो इस तरह से तलब की लचक उस सूरत में इकाई से कम होगी। और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि तलब की लचक इकाई के बराबर भी हो सकती है अगर कीमत में आने वाली तब्दीली और तलब में आने वाली तब्दीली दोनों बराबर हो जाए। यानी जितनी कीमत में तब्दीली आ रही है उतनी ही अगर तलब में तब्दीली आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये इकाई के बराबर है। हमने यहाँ पर तीन कंडीशंस पढ़ी कि तलब की लचक इकाई से ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है। अब हम किन तरीक़ों से, किन मेथड से ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि तलब में आने वाली जो तब्दीली है वो ज़्यादा लचकदार है, कम है या बराबर है? तो उसके लिए वी हैव डिफरेंट मेथड। तो सबसे पहला मेथड जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर का मतलब है कुल खर्च। कुल खर्च यानी आप जब को मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं वो आपके अखराजात हैं। अब एक्सपेंडिचर्स को अगर हम ई से जाहिर करें तो एक्सपेंडिचर्स का फार्मूला है दैट ई और आर, रेवेन्यूज़, वसूलियाँ। ठीक है, ई एक्सपेंडिचर कंज्यूमर साइड से। ठीक है, आप इसको ई से भी जाहिर कर सकते हैं, आप इसको आर से भी जाहिर कर सकते हैं। मोस्टली बुक्स के अंदर इसको आर से जाहिर किया गया है। ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर्स हैं आर दैट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस, पी स्टैंड्स फॉर प्राइस यानी कीमत, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, मिकदार। मिसाल के तौर पर आप मार्केट में जाते हैं और आपने जो है वो एक पेंसिल ख़रीदनी है। आपको पता है कि एक पेंसिल की कीमत 10 रुपये है। ठीक है, पर पेंसिल, पर यूनिट। जब आप मार्केट में जाते हैं वहाँ पर आप 5 पेंसिल्स परचेज करते हैं, यानी जो मिकदार आपने ख़रीदी है वो 5 के बराबर है। तो इसका मतलब है अब आपने कितने पैसे खर्च किए हैं? कीमत 10 रुपये, जो मिकदार आपने ख़रीदी वो 5 इकाइयाँ, कुल अखराजात जो आपने किए हैं दैट इज़ इक्वल टू 50 रुपीज़। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स।
ठीक है। अब इन अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि तलब की लचक किस तरह की है, इकाई से ज़्यादा है, कम है या इकाई के बराबर है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखने से पहले इस मेथड में 3 चीज़ें हम नोट करेंगे। पहली कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उस वक्त इकाई से कम होगी यानी इनइलास्टिक होगी जब कीमत P फॉर प्राइस, R फॉर एक्सपेंडिचर्स अखराजात, आपकी कीमतें और अखराजात दोनों एक साथ मूव करें। एक साथ मूव करने का मतलब है कि अगर किसी वक्त मार्केट में जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, कीमतों में इजाफे का रुझान है, तो उस इजाफे के साथ साथ जो कुल अखराजात में तब्दीली है वो भी इंक्रीज शो करेगी। यानी अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो अखराजात में भी इजाफा होगा, और अगर कीमतें कम हो रही हैं तो अखराजात में भी कमी आ जाएगी। अगर ये कंडीशन नज़र आ रही है तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। इसी तरह से अगर कीमत में इजाफे से एक्सपेंडिचर्स में कमी आ जाए, अखराजात में टोटल जो आपकी एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें कमी आ जाए, यानी ये ऑपोजिट उलट मूव करें, कीमत में इजाफा हो रहा है और अखराजात कम हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो तलब की लचक है वो इकाई से ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर कीमत में तब्दीली आ रही है, तलब में भी तब्दीली आ रही है, लेकिन कुल अखराजात में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में तलब की लचक इकाई के बराबर होगी। अब हम इसको इन डिटेल स्टडी करते हैं। फर्स्ट वी हैव द केस कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, कि तलब की लचक जो है वो इकाई से कम है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि जब कीमत में तब्दीली कम होती है और तलब में तब्दीली ज़्यादा होती है तो ज़्यादा लचकदार होगा, और अगर कीमत में ज़्यादा तब्दीली होती है और तलब में कम तब्दीली होती है तो तलब की लचक भी कम होगी। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को देखते हैं, वो है प्राइस, कीमत, मिकदार तलब और टोटल एक्सपेंडिचर्स। इसको आप R से जाहिर करें अभी तक। ठीक है, ये आपके आगे टोटल एक्सपेंडिचर्स। हम सेम नंबर से स्टार्ट करते हैं कि कीमतें 2 थी, मिकदार तलब 4 है, यानी जब 2 रुपये कीमत थी तो जो मिकदार ख़रीदी जा रही थी वो 4 यूनिट्स थी, तो कुल अखराजात हो गए हमारे पास 8, क्योंकि हमें पता है कि टोटल एक्सपेंडिचर्स या जो रेसिप्ट्स हैं जो आपने एक्सपेंडिचर्स किए हुए हैं, दैट इज़ इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांड, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हासिल होते हैं। अब कीमत में इजाफा हो गया, हमने देखा कीमत डबल होगी, इट्स 2 to 4। तो अगर तलब में बराबर तब्दीली आती है, यानी ये रिड्यूस होकर 2 पे चला जाता है, तो कुल अखराजात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमने ऊपर देखा कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है तो इस सूरत में एक्सपेंडिचर्स और कीमतें सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो अब तलब में आने वाली तब्दीली जो है दैट शुड बी लेस देन हाफ, यानी कीमत में तब्दीली से कम होनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि तलब में जो कमी आई है वो 1 यूनिट की हुई है। अब देखें, कीमत में तब्दीली ज़्यादा है जबकि तलब में तब्दीली कम है, तो इस सूरत में जो एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है, वो आपके पास हो जाएंगे 12, 4 3s टाइम 12। अब यहाँ देखें कि कीमत में इजाफा हो रहा है, प्राइस में इजाफा हो रहा है, प्राइस 2 से 4 पे हो गई है, तलब में कमी आई है क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड है कि जब भी कीमतें बढ़ेंगी तलब में कमी आ जाएगी। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर देखें कि आपके जो कुल अखराजात हैं R, इनमें भी इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पर इन दैट कंडीशन कीमत और एक्सपेंडिचर्स दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, जैसा कि हमने यहाँ पर हाईलाइट किया था। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक्सपेंडिचर जो हैं सेम डायरेक्शन में मूव करने की वजह से जो तलब की लचक है दैट इज़ लेस देन 1। अब अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रा करके देखें, वी हैव 2
4 ये कीमतें आ गई। इकाइयाँ जो ख़रीदी जा रही हैं 2 एंड 4 ये आ गई आपके पास क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस पर। अब जब कीमतें 2 थी तो इकाइयाँ 4 ये 2 कीमतें और इकाइयाँ ए पॉइंट। जब कीमत 4 हुई तो इकाइयाँ 3 ये आपके पास 4 कीमत और यहाँ कहीं इनके दरमियान 3 यूनिट्स होंगी। ये आपके पास पॉइंट बी आ गया। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करें तो आपके पास एक तिरछा खत तलब हासिल होगा आपको, जो ये जाहिर करता है कि तलब की लचक यहाँ पर इकाई से कम है। इसी तरह से अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 देखें, इकाई से ज़्यादा, तो इस कंडीशन में हम इसी डाटा को चेंज करेंगे, कीमत, मिकदार तलब और एक्सपेंडिचर्स। स्टार्टिंग पॉइंट हम सबका सेम रखेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। 2 एंड 4 8। ठीक है, अब कीमत में तब्दीली आती है, कीमतें डबल हो जाती हैं। ठीक है, 4। लेकिन अब तलब में ज़्यादा तब्दीली आएगी। ठीक है, यानी अगर तलब में जो कमी आई है वो कीमत में तब्दीली से ज़्यादा है, ये डबल हुई है तो इसको हाफ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन अगर ये हाफ से भी ज़्यादा कम हो जाती है तो 4 का हाफ 2, इट मीन्स अगर ये 1 हो जाती है, इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आती है, तो इस कंडीशन में देखें आपके पास जो कुल अखराजात हैं वो 4 के बराबर होंगे। अब यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि कीमत में तो इजाफा हो रहा है, तलब में कमी आ रही है कानून तलब के मुताबिक, लेकिन जो कुल अखराजात हैं, जो टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं आपके पास, वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यही बात हमने पहले भी हाईलाइट की थी कि अगर कीमत में इजाफे के साथ कुल खर्च में कमी आ जाए, यानी ये दोनों ऑपोजिट, एक इंक्रीज है दूसरा डिक्रीज है, इफ दे मूव ऑपोजिट, इसका मतलब है कि तलब की लचक इकाई से ज्यादा है। नाउ वी विल ड्रॉ इट 2 4। अच्छा, यहाँ पर ये डाटा सेम लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बुक वाला डाटा भी ले सकते हैं, आप खुद से भी डाटा कोई ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपके पास ये जो 3 कंडीशंस मैंने हाईलाइट की हैं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए वहाँ पर। सो ये कीमतें आ गई, तलब 2 एंड 4, ये आपके पास मिकदार तलब आ गई। नाउ जब प्राइसेस आपके पास 2 थी तो मिकदार तलब 4, ये ए पॉइंट आ गया। जब कीमतें 4 हुई तो अब मिकदार तलब 1 यूनिट के बराबर है, ये आपके पास पॉइंट बी आ गया। अब अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करें तो आपके पास एक चपटा फ्लैटर जो है डिमांड का आपको हासिल होगा डी, और इसकी इलास्टिसिटी जो है दैट इज ग्रेटर देन 1। इसी तरह से अगर कीमत में आने वाली तब्दीली, थर्ड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, अगर कीमत में आने वाली तब्दीली और तलब में आने वाली तब्दीली बराबर हो और कुल अखराजात में कोई तब्दीली ना आए, तो इस कंडीशन में तलब की लचक इकाई के बराबर होगी। वी टेक द डाटा प्राइस, क्वांटिटी डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, कीमतें 2, जब कीमत 2 थी 4 इकाइयाँ खरीदी जा रही थी और कुल अखराजात जो है वो 8 थे। अब कीमतें डबल हो गई 4। इस कंडीशन में अगर तलब में और कीमत में आने वाली तब्दीली बराबर हो, यानी ये डबल हुई तो ये हाफ हो गई 2, तो इस कंडीशन में देखें कि कुल अखराजात में कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पर की थी कि तलब की लचक इकाई के बराबर उस टाइम होगी जब कीमतों में तो तब्दीली आती है, लेकिन जो कुल अखराजात हैं वो बरकरार रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। अब यहाँ पर देखें कि चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड दोनों इक्वल हैं और देयर इज नो चेंज इन रेवेन्यूज, चेंज इन रेवेन्यू इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज इक्वल टू 1, ये इकाई के बराबर है। नाउ वी प्लॉट द डायग्राम 2 4 2 एंड 4, ये मिकदार तलब और ये कीमतें। वी हैव पॉइंट ए, कीमतें 2 हैं,
मिक़दार तलब 4 है, जब कीमतें बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, तो तलब भी कम हो गई। ठीक है, बी पॉइंट। अब इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो आपके पास एक बिल्कुल जो है ना लेस इलास्टिक ना मोर इलास्टिक एक स्ट्रेट लाइन नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व आपको हासिल हुआ। दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। ये कर्व जो लचक शो कर रहा है वो इक्वल टू 1 है। फाइनली इट इज़ कंक्लूडेड कि कुल अखराजात के तरीके के मुताबिक भी अगर तलब में ज़्यादा तब्दीली आती है तो कीमत और कुल अखराजात जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, यानी अगर तलब में ज़्यादा तब्दीली आती है तो ज़्यादा तब्दीली की वजह से कीमतें और रेवेन्यूज़ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करें तो ये इकाई के लेस देन 1 हो जाएगा, इकाई से कम हो जाएगा। और अगर कुल अखराजात में कोई तब्दीली नहीं आती तो इस कंडीशन में ये इकाई के बराबर होगा। ठीक है, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेल. This is the total expenditure method to measure the elasticity of demand. If you have any question, then please do ask. Thank you so much.